अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? मैं ऑडिबल? जी मोइन बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑफ कोर्स वी कैन। ओके जी, वेलकम बैक। सो पेस्टल हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया था। वी डिस्कस पेस्टल एनालिसिस क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली, और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं पेपर में। आई गिव यू क्लियर इंडिकेशंस ऑन दैट विद अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल। Ecological factors are basically the physical environmental factors that would have an impact। बिजनेस एक्टिविटीज कैसे अपनी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कैसे बिजनेस के डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जैसे पॉल्यूशन है, जैसे कार्बन फुटप्रिंटिंग है, जैसे यूज ऑफ रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर कंसर्न विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर कंसर्न विद द ओवरऑल कंट्रीज इकोनॉमी, जो मीशत होती है एक मुल्क की, जैसे जीडीपी है, जैसे इन्फ्लेशन है, जैसे इंटरेस्ट रेट है। So they are entirely different factors. Ecological factors are concerned with the factors that exist in the physical environment of the business. Pollution, greenhouse gases, use of resources, uh, then business activities का impact environment के अंदर, carbon footprinting, carbon emissions, ये सारे ecological factors हैं। Water resources को इस्तेमाल करना। आ रही बात समझ में? I hope that you are getting it. तो बिजनेस अपनी एक्टिविटीज से अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट छोड़ता है। हर बिजनेस अपनी एक्टिविटीज से अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, और फिजिकल एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो होते हैं वो बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने अब ये नया लॉ पास कर दिया है कि बिजनेसेस जो है वो एनर्जी रिजर्वॉयर्स जो है वो एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, एंड बिजनेसेस शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है इसकी तरफ बिजनेस जब काम करेंगे तो डेफिनेटली दे वुड हैव टू चेंज देयर ऑपरेशंस, दे वुड हैव टू चेंज देयर प्रोसेसेस। ऑलराइट। एनवायरनमेंट दो लेवल पर डिस्कस की जाती है। लास्ट वीक वी डिस्कस दिस फैक्ट कि एनवायरनमेंट जो है इसके मेनली दो दर्जे होते हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरनमेंट होती है इसके नॉर्मली टू लेवल्स होते हैं। एक होती है मैक्रो एनवायरनमेंट और एक होती है कंपैरेटिव एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट नॉर्मली कंट्री लेवल पे स्टडी की जाती है। इसके दो मॉडल्स हैं, एक पेस्टल है और एक डायमंड है। देयर आर टू मॉडल्स दैट कंसर्न विद द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। कंपैरेटिव एनवायरनमेंट वो जो इंडस्ट्री लेवल पे डिस्कस की जाती है, इंडस्ट्री एनालिसिस लेवल पे। इधर हमने पेस्टल कवर कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद डायमंड मॉडल। आज हम डायमंड को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम कंपैरेटिव एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी बात का आगाज कर देंगे। तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द कंपैरेटिव एनवायरनमेंट एंड डायमंड मॉडल, एंड देन वी विल मूव टू कंपैरेटिव एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का दूसरा जो मॉडल है, मैक्रो एनवायरनमेंट का जो सेकंड मॉडल है, वो है माइकल पोर्टर डायमंड मॉडल। वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल, येट वेरी इंपॉर्टेंट वन। दो दफा आ चुका है पेपर में, अभी रिसेंटली भी आया है, समर 21 में आया था, और इससे पहले विंटर 19 में आ चुका है। तो ये सवाल दो दफा आ चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ट्रेडिंग ब्लॉक्स बेसिकली बेटा कहते हैं उन कंट्रीज के एग्रीमेंट्स को जिसमें आप फ्री ट्रेडिंग जोन को डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सार्क है, साउथ एशियन रीजन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जैसे सार्क है, जैसे नेफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जैसे यूरोपियन यूनियन है। यानी ऐसी बॉडीज जो आपस में फ्री ट्रेडिंग को एनकरेज करती हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें ट्रेडिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स वो एंटिटीज होती हैं, वो बॉडीज होती हैं जो कि फ्री ट्रेडिंग को इनकरेज करती हैं और ट्रेडिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ रिड्यूस कर देती हैं। गॉट इट? ओके, सो नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज। अच्छा, अगेन हर मॉडल का एक पर्पस होता है। इनफैक्ट मैंने ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये मैं आपके साथ सभी ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर पूरी किताब के जितने भी फ्रेमवर्क और जितने भी मॉडल्स हैं ना, उनको लिस्ट किया गया है along with their purpose and the way they are going to be used. Right? For example, पेस्टल का पर्पस क्या है? पेस्टल इज यूज्ड टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट एट कंट्री लेवल। डायमंड का पर्पस क्या है? डायमंड मॉडल का पर्पस है कि डायमंड मॉडल किसी एक इंडस्ट्री के पोटेंशियल को इवैल्यूएट करता है, आइडेंटिफाई करता है दैट वेदर एन इंडस्ट्री कैन बिकम होम इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री सो दैट इट कैन एक्वायर कंपैरेटिव एडवांटेज। देखिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज ना डिफरेंट कंट्रीज में होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुकी होती है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज में होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुकी होती हैं। फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल को बांग्लादेश में और पाकिस्तान में होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है। अगर एक कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान में ऑपरेट करती है तो दे वुड हैव अ सुपीरियर एडवांटेज, दे वुड हैव अ बेनिफिट एज कम्पेयर टू अ टेक्सटाइल कंपनी ऑपरेटिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अमेरिका। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, परफ्यूम्स है, फ्रेग्रेंस है, फ्रांस में ये इंडस्ट्री होम इंडस्ट्री बन चुकी है। सॉफ्टवेयर है, अमेरिका, सिलिकॉन वैली। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जापान। राइट? तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो होती हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो मुख्तलिफ कंट्रीज की होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर लेती हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि कुछ फैक्टर्स कंट्री लेवल पे इनहेरिटेड होते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ये कहती है
कि कुछ फैक्टर जो है वो कंट्री लेवल पे इनहेरिटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के लिए एग्रीकल्चर लैंड का होना। अब एग्रीकल्चर जो है ये बहुत हद तक क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होती है, सरफेस जमीन और क्लाइमेट जो है। अब क्लाइमेट में बिजनेस का अपना तो कोई रोल नहीं है ना, क्लाइमेट तो एक इनहेरिटेड फैक्टर है ना, एक इनहेरेंट फैक्टर है। जी, इससे भी बात करते हैं दानिया, इससे भी बात करते हैं। यस, फॉरेन इंडस्ट्री विल डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज एट नेशनल लेवल, लेकिन अगेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज भी या फॉरेन कंपनीज भी उन इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करने की ख्वाहिश का इजहार करती हैं जो दूसरे ममालिक में इंडस्ट्रीज ऑलरेडी कामयाब होती हैं। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ टेक्सटाइल की। अब तो खैर फिर टेक्सटाइल ने पाकिस्तान में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने की तरफ सफर शुरू कर दिया है। अच्छा, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। अब अगर आपकी मुल्क की ज़मीन जरखेज है, अगर आपकी कंट्री का क्लाइमेट अच्छा है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर जो है वो फ्लरिश करेगी। एग्रीकल्चर फ्लरिश करेगी तो ऑटोमेटिकली टेक्सटाइल सेक्टर भी फ्लरिश करेगा, क्योंकि टेक्सटाइल का जो मेजर रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। नाउ दिस इज वेयर द इनहेरेंट एडवांटेज एग्जिस्ट। इसे कहते हैं नेशनल एडवांटेज, इसे कहते हैं नेशनल एडवांटेज। यू सी, बिजनेस एंटिटीज in some countries appear to enjoy a competitive advantage over business in other countries. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका और जापान जो है ये ग्लोबल आईटी और कम्युनिकेशन मार्केट में नेशनल कंपैरेटिव एंजॉय करते हैं। स्विट्जरलैंड और अमेरिका फार्मास्यूटिकल में है। यूके के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत सुपीरियर लेवल अचीव कर चुकी है। इसे ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री के अंदर या पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। पूरी दुनिया के कुछ रीजन के अंदर ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो है ये डेवलप हो जाता है, ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो है ये वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है। अच्छा, नेशनल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज इज अ कंपैरेटिव एडवांटेज दैट अ नेशन हैज ओवर अदर नेशंस। याद है आपने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी में आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, दोनों के पास फ्लावर और राइस प्रोड्यूस करने की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल कंट्री ए की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फ्लावर की, लेट्स से वो 2 यूनिट्स ऑफ राइस है, और कंट्री बी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फ्लावर की वो हाफ यूनिट ऑफ राइस है। तो इसका मतलब है कि कंट्री ए जो है दे विल स्पेशलाइज इन फ्लावर एंड कंट्री बी माइट स्पेशलाइज इन राइस। याद है, ये हमने एग्जांपल पढ़ी थी, वी डिस्कस दिस एग्जांपल, राइट? तो इन इकोनॉमिक्स इफ यू रिमेंबर दैट, इकोनॉमिक्स में आपने ये एग्जांपल डिस्कस की थी, इफ यू रिमेंबर, राइट? इसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, इसे कहते हैं नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज। एग्जांपल याद आई आपको? इकोनॉमिक थ्योरी में आपने ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल आपने डिस्कस की थी इकोनॉमिक्स में। इसे कहते हैं नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स ये कहती है कि कंट्रीज के पास, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि कंट्रीज के पास नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज होता है किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन का, राइट? क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पे अवेलेबल लैंड होती है, मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर अवेलेबल होती है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इनहेरिटेड फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स को इनहेरिटेड फैक्टर्स कहा जाता है। माइकल पोर्टर इस कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे लेके जाता है। माइकल पोर्टर कहता है ठीक है, मान लिया कि नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज तो एग्जिस्ट करता ही करता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले इदारे उस मुल्क में खुद क्रिएट करते हैं, खुद डेवलप करते हैं इंडस्ट्री को सुपीरियर करने के लिए और अपनी कंपैरेटिव पोजीशन को बेहतर करने के लिए। इसे माइकल पोर्टर नाम देता है कंपैरेटिव एडवांटेज। इसे नाम देते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के मुताबिक नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर पे डिपेंड करता है जो आप इनहेरिट करते हैं। माइकल पोर्टर किताब लिखता है कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशन। माइकल पोर्टर कहता है क्योंकि फाइन इट इज बिलीव्ड, इट इज एग्रीड दैट सम फैक्टर्स आर इनहेरिटेड बट सम फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू बी क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इन दैट इंडस्ट्री। माइकल पोर्टर कहता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज इज द एडवांटेज ऑफ द फर्म दैट दे हैव ओवर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री इन अदर कंट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाला एक इदारा पाकिस्तान में will have a competitive advantage over a company operating in textile industry but in let's say अमेरिका और यूरोप। यानी किसी एक इंडस्ट्री में काम करने वाला जो इदारा होता है उससे कंपैरेटिव एडवांटेज होता है किसी दूसरे इदारे के ऊपर जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है लेकिन किसी और मुल्क में। इंडस्ट्री सेम होती है लेकिन किसी और कंट्री में, क्योंकि उस इंडस्ट्री को उस कंट्री की होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल हो चुका होता है। क्योंकि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले इदारों ने ऐसे फैक्टर्स डेवलप कर लिए होते हैं कि उनको वहाँ की होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल हो जाता है। So when a country enjoys a competitive advantage in particular industry, there will be a concentration of business in that industry, से क्लस्टर कहा जाता है। जब एक कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज कंपैरेटिव एडवांटेज एंजॉय करेगी तो उस इंडस्ट्री के अंदर फिर कंसंट्रेशन हो जाएगी फर्म्स की एंड दैट वुड मेक इट अ क्लस्टर। इसे क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर इज एन interconnected companies concentration of interconnected company in the same geographical region. For example, एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल ये क्लस्टर है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेहतर होगी तो टेक्सटाइल प्रोड्यूस बेहतर होगी।
यस यस, सेम लाइन ऑफ बिजनेस होना जरूरी है कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए, और वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का आपके कुछ फैक्टर्स उसमें होने चाहिए। वो फैक्टर्स कौन कौन से भी डिस्कस करते हैं। तो क्लस्टर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस इन अ सेम ज्योग्राफिकल रीजन। फॉर एग्जांपल सिंगापुर के अंदर शिप रिपेयर इंडस्ट्री बड़ी कामयाब है, क्योंकि सिंगापुर के अंदर शिपिंग पोर्ट सर्विसेज बड़ी कामयाब है। अब शिपिंग पोर्ट कामयाब होने की वजह से शिप रिपेयर इंडस्ट्रीज को तकवीत मिलती है, और शिप रिपेयर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से शिपिंग पोर्ट को तकवीत मिलती है। ये क्लस्टर है। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल एक क्लस्टर है। अमेरिका में दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से 400 अमेरिका में। अमेरिका के अंदर एजुकेशन सेक्टर और आईटी सेक्टर ये क्लस्टर है। जितना नॉलेज क्रिएट होता है यूनिवर्सिटी से वो सारा आईटी सेक्टर में जाता है, राइट। इसे कहते हैं क्लस्टर, इसे कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल, इफ अ रीजन has a competitive advantage in manufacture of plastic, there might also be a concentration of firm in electronics, engineering और oil refinery, क्योंकि प्लास्टिक जो है सब में इस्तेमाल होता है। ये क्लस्टर बन गया, राइट, दैट इज अ क्लस्टर। माइकल पोर्टर कहता है कि डायमंड मॉडल बेसिकली 4 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जिसकी बेस पे कंपैरेटिव एडवांटेज फर्म्स को हासिल होता है। इनमें से कुछ फैक्टर्स इनहेरिटेड है, इनमें से कुछ फैक्टर्स इनहेरिटेड है, और कुछ फैक्टर्स फर्म्स खुद क्रिएट करती हैं, खुद जनरेट करती हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स इनहेरिटेड हैं, फॉर एग्जांपल फेवरेबल फैक्टर कंडीशन, ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये इनहेरिटेड है। अच्छा क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी, कुछ फैक्टर्स आप इनहेरिट करते हैं। लाइक दिस इज द ओनली फैक्टर दैट लीड्स टू द डिस्कशन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स वाली जो है डिबेट वो यहाँ पे आ जाती है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की डिबेट यहाँ पे आ जाती है कि आपको कंपैरेटिव एडवांटेज उन फैक्टर्स की बेस पे हासिल होगा जो फैक्टर्स आप इनहेरिट करते हैं, जो फैक्टर्स आपको विरसे में मिलते हैं। You might be achieving the competitive advantage on the basis of those factors, जो फैक्टर्स आपको विरसे में मिलते हैं, राइट। अच्छा, फिर रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्री, ये क्लस्टर होता है। एग्रीकल्चर सपोर्ट करती है टेक्सटाइल को, प्लास्टिक इंडस्ट्री सपोर्ट करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को। रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा होती है, क्लस्टर जितना स्ट्रॉन्ग होता है, उतना कंपैरेटिव एडवांटेज बेहतर होता है। तो जितने फैक्टर फेवरेबल होंगे कंपैरेटिव एडवांटेज बेहतर होगा। जितनी रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज की अवेलेबिलिटी बेहतर होगी, कंपैरेटिव एडवांटेज बेहतर होगा। जितनी होम इंडस्ट्री की डिमांड कंडीशन स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि जब कस्टमर डिमांडिंग होता है तो फर्म्स आर बाउंड टू प्रोड्यूस क्वालिटी। जब कस्टमर डिमांडिंग होता है तो फर्म्स क्वालिटी प्रोड्यूस करती हैं, फर्म्स जो है वो बेहतर क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, फर्म्स बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। So when the customer is demanding, the firms produce better quality products. Ultimately, comparative advantage बेहतर होता है। फिर फर्म स्ट्रेटजी, फर्म स्ट्रक्चर एंड फर्म राइवलरी, इदारों की स्ट्रेटजी क्या है, इदारों का स्ट्रक्चर क्या है। इस मॉडल को हम एक डायमंड की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक डायमंड के अंदर कार्बन एटम्स जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसको डायमंड मॉडल कहा जाता है। इसे डायमंड मॉडल इसलिए कहते हैं कि इसकी शक्ल जो है वो डायमंड की तरह की। वेल नो, नहीं दानिया, जब तक एक इंडस्ट्री किसी एक क्लस्टर का हिस्सा नहीं होती, नो नॉट इंडस्ट्री, कंपनी की बात हो रही है। क्लस्टर का पार्ट कंपनी होती है, इंडस्ट्री नहीं होती। जब तक कोई कंपनी किसी क्लस्टर का हिस्सा नहीं होती, जब तक कोई इदारा किसी क्लस्टर का हिस्सा नहीं होता, दे मे नॉट एंजॉय कंपैरेटिव एडवांटेज, राइट। दे हैव टू बी पार्ट ऑफ अ क्लस्टर, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ अ क्लस्टर, राइट। हाँ एग्जैक्टली। अब ऑयल इंडस्ट्री नहीं, अब देखो ना, अब सऊदीया के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं और ऑयल रिफाइनरी है, ये क्लस्टर है। ऑयल फील्ड्स और ऑयल रिफाइनरी क्लस्टर है। अच्छा, ऑयल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पावर हाउसेज जो हैं, क्या सऊदीया में होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल करते हैं? दैट हैज टू बी अ क्लस्टर, ठीक है। अगर तो करते हैं तो यस, देन ऑयल इंडस्ट्री इज अ सपोर्ट, देन इट इज अ क्लस्टर, दैट्स अ क्लस्टर। तो क्लस्टर बेसिकली कहते हैं, हाँ, ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज माइट बी कनेक्टेड। ये सभी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं दो चार, वी विल लुक एट द फ्यू एग्जांपल्स जस्ट राइट अवे। तो बारी बारी इन चारों फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फेवरेबल फैक्टर कंडीशन। फैक्टर्स आर बेसिकली द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं बेसिक फैक्टर्स, एक होते हैं बेसिक फैक्टर्स। बेसिक फैक्टर्स आर इनहेरिटेड, ये आप इनहेरिट करते हैं। बेसिक फैक्टर्स जो है ये इनहेरिटेड होते हैं, इसमें आपकी अपनी कोई बड़ाई नहीं होती। बेटा ऑयल रिफाइनरी का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक, ऑयल रिफाइनरी जो है इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर। कंपैरेटिव एडवांटेज इज इनहेरिटेड, कंपैरेटिव एडवांटेज इज जनरेटेड, इज क्रिएटेड। कंपैरेटिव एडवांटेज वो जो सिर्फ बेसिक फैक्टर्स की बेस पे मिलता है आपको। क्लाइमेट अच्छा है, लैंड अच्छी है, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट ओनली कंपैरेटिव एडवांटेज। माइकल पोर्टर टॉक्स अबाउट कंपैरेटिव एडवांटेज। यानी कुछ फैक्टर्स वो जो आपने इनहेरिट किए हैं, और कुछ फैक्टर्स वो जो आपने खुद क्रिएट किए हैं, वो फैक्टर्स जो आपने खुद डेवलप किए हैं, जैसे एडवांस फैक्टर्स हैं। अब एडवांस फैक्टर्स में क्या क्या आता है? एडवांस फैक्टर्स के अंदर दीज आर द फैक्टर दैट आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल, लेबर स्किल एंड नॉलेज, ये एडवांस फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये एडवांस फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम, ये एडवांस फैक्टर है, ये खुद क्रिएट करती है कंपनी। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक इंडस्ट्री को कुछ बेसिक फैक्टर्स मिल गए एक कंट्री के अंदर, जिससे वो इंडस्ट्री जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले इदारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब कहानी सिर्फ यहाँ पे खत्म
नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के मुताबिक कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के मुताबिक कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है कि आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल गया ओवर अदर कंपनी इन दैट इंडस्ट्री। माइकल पोर्टर कहते नहीं, कहानियां खत्म नहीं होती, इससे आगे भी जाना है। कंपैरेटिव एडवांटेज तो मिल गया है, उससे आगे कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू बी सुपीरियर एंड हाउ टू सस्टेन दैट सुपीरियरिटी। सारी बात समझ ना। तो आसान अल्फाज में कंपैरेटिव एडवांटेज इनहेरिटेड होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएटेड होता है, डेवलप्ड होता है, जनरेटेड होता है। आई होप दैट नाउ इट्स इजी टू कॉम्प्रिहेंड। ओके, तो एक वो फैक्टर जो आपको विरसे में मिलता है, जो आप इनहेरिट करते हैं। जैसे ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर आप बेसिक फैक्टर्स की एग्जांपल देखें तो लार्ज अमाउंट ऑफ सुटेबल लैंड, नेचुरल मटेरियल, फ्रेश वाटर, राइट, वो फैक्टर्स जो आप इनहेरिट करते हैं, द फैक्टर्स विच आर इनहेरिटेड ना, जनरेटेड बाय बिजनेसेस। हाँ, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर सकती है, जनरेट बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सकती है। अभी डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है, अभी बात करते हैं इसके ऊपर, गवर्नमेंट का भी आएगा पॉइंट है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं वो क्रिएट करते हैं ये कंपैरेटिव एडवांटेज। तो पहला है फैक्टर कंडीशन, फिर है रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्री। एक कंट्री की इंडस्ट्री कंपैरेटिव होती है जब वहाँ पे सपोर्ट इंडस्ट्रीज में इनोवेशन और कंपटीशन मौजूद होता है। क्योंकि जब सपोर्ट इंडस्ट्री अच्छा काम करेगी, हाईली कंपैटिटिव होगी, तो कॉस्ट कम होगी, इनोवेशन ज्यादा होगी, अल्टीमेटली दैट वुड हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मेन इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल इटली की मिसाल ले लें। इटली के अंदर लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री बड़ी दुनिया की कामयाब इंडस्ट्री है, क्योंकि इटली के अंदर लेदर इंडस्ट्री बड़ी मशहूर है, लेदर वर्किंग मशीनरी और डिजाइन सर्विसेज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये सपोर्ट इंडस्ट्री, जितनी डिजाइन इंडस्ट्री अच्छा काम करेगी, जितना लेदर प्रोसेसिंग अच्छी होगी, उतना फुटवेयर अच्छा काम करेगा, फुटवेयर इंडस्ट्री कामयाब होगी। इसी तरह एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर सपोर्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की पाकिस्तान में, दैट फॉर्म द क्लस्टर, इसे क्लस्टर कहते हैं। इसी तरह सिंगापुर में पोर्ट सर्विसेज एंड शिप रिपेयर, दे आर म्यूचुअली एडवांटेजियस। पोर्ट सर्विसेज की वजह से शिप रिपेयर इंडस्ट्री को तकलीफ मिलती है, शिप रिपेयर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पोर्ट सर्विसेज बेहतर काम करती है। इसे कहते हैं क्लस्टर। तो रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्री बेसिकली फॉर्म अ क्लस्टर, रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्री फॉर्म अ क्लस्टर। देन वी हैव द थर्ड फैक्टर, डिमांड कंडीशन। माइकल पोर्टर कहता है कि जितनी लोकल मार्केट में डिमांड स्ट्रॉन्ग होगी और डिमांड सोफिस्टिकेटेड होगी, लोकल फर्म्स उतना आपस में compete करेंगी और बेहतर काम करेंगी competitive level पे। For example, Japanese customers have very high expectations for electrical and electronic equipment, and that has made the Japanese firms leading global dominance in consumer electronics. जब कस्टमर की डिमांड लोकल स्ट्रांग होती है, जब कस्टमर ज्यादा डिमांडिंग होता है, तो कंपनी ज्यादा बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस करती है, अल्टीमेटली कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो तीसरा फैक्टर है डिमांड कंडीशन, राइट। एंड देन द फोर्थ फैक्टर इज फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट होता है फर्म की स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर, इदारे के स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर और कंपीटिंग राइवल फर्म्स की बेस के ऊपर। राइवलरी जितनी मजबूत होगी, फर्म्स एक दूसरे को उतना ज्यादा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जितना फर्म एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगी, कंपटीशन बेहतर होगा। जब कंपटीशन बेहतर होगा, कस्टमर की नीड बेहतर तौर पर सर्व होंगी, बाहर से किसी आने वाले के लिए जगह नहीं बचेगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले इदारे इतना इफेक्टिवली कम्पीट करते हैं आपस में, इतना सुपीरियर वे में कम्पीट करते हैं कि किसी इंटरनेशनल फर्म की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में आके ऑपरेट करे, क्योंकि फर्म की स्ट्रेटजी, फर्म के स्ट्रक्चर्स और राइवलरीज इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट दे डोंट अलाउ एनी इंटरनेशनल कंपैटिटर्स। तो डोमेस्टिक राइवलरी जो होती है एंड सर्च फॉर कंपैटिटिव एडवांटेज विल बिकम द बेसिस फॉर अचीविंग सच एडवांटेज एट मोर ग्लोबल लेवल। तो पूरी दुनिया में आप मशहूर हो जाते हैं, आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो कंपैटिटिव एज होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका कंपैटिटिव एडवांटेज इतना मजबूत हो जाता है दैट नो वन इज अलाउड टू ब्रेक योर कंपैटिटिव एडवांटेज। जर्मनी की मिसाल देता है। जर्मनी के अंदर सिस्टमैटिक हायरार्किकल प्रोसेस जो है मैनेजमेंट के, जर्मनी की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बड़ी कामयाब है। दुनिया की टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जर्मनी के अंदर है, दुनिया की। जी बिल्कुल, अभी इससे बात करते हैं, ये अभी इससे आते हैं, गवर्नमेंट का भी रोल होता है कंपैटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में, गवर्नमेंट भी कुछ किरदार अदा करती है, इससे बात करते हैं। ये अगला पॉइंट ये आ रहा है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है। अब जर्मनी के अंदर जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है और ऑटोमोबाइल सेक्टर है जर्मनी का, ये दुनिया का टॉप क्लास है। जर्मनी हैज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर। कि दुनिया के जो टॉप नॉच ब्रांड्स है गाड़ियों के, मर्सिडीज फॉर एग्जांपल, ऑडी, ये सारे जर्मन ब्रांड्स हैं। जर्मनी की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बड़ी कामयाब है, क्योंकि वहाँ पे हायरार्किकल प्रोसेसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेसेस, अब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये स्ट्रक्चर के हैं। ऐसे सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्ड इदारे हैं जर्मनी के अंदर कि वो किसी और इदारे के लिए गुंजाइश ही नहीं है, जगह ही नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर वे में कामयाबी से ऑपरेट कर सके। तो चार फैक्टर्स हैं, फेवरेबल फैक्टर कंडीशन, फेवरेबल डिमांड कंडीशन, फेवरेबल फैक्टर कंडीशन, फेवरेबल डिमांड कंडीशन, देन related and support industries, right? And then firm strategy, structure and rivalry. Let's look at a few questions. इसके दो तीन क्वेश्चन देखते हैं before we jump on to the next. ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन आया था समर 2019 में, समर 2019 का क्वेश्चन था। इसके दो पार्ट थे। पार्ट ए था इसका
पार्ट ए था इसका डायमंड मॉडल के ऊपर, नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज। गटोनिया, गटोनिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोपियन रीजन के अंदर दैट एंजॉयज अ स्टेबल एंड बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट। स्टेबल इकोनॉमी है, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है। उसका जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, इट इज वेल नोन फॉर प्रोड्यूसिंग टॉप क्वालिटी स्पीड कार ब्रांड एंड इज कंसिडर्ड एन इंडस्ट्री लीडर इन द वर्ल्ड। तो गटोनिया के अंदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने वहां की होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर दिया हुआ। उमर अभी बेटा डायमंड मॉडल की डिस्कशन किया, उसका सवाल डिस्कस कर रहे हैं। डायमंड मॉडल का कंटेंट डिस्कस किया है, उसका क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी आप जस्ट कंटिन्यू ज्वाइन करें डिबेट, और कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह आगे लेते हैं। तो गटोनिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोपियन रीजन के अंदर, जिसमें यहाँ पे स्टेबल एनवायरनमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है। गटोनिया की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जो गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री है, दैट इज वेल नोन फॉर प्रोड्यूसिंग टॉप क्वालिटी स्पीड कार। जस्ट कंटिन्यू विद द डिबेट बेटा, उम्मीद है कि डिस्कशन के साथ साथ क्लैरिटी आ रही है, अदरवाइज मैं अभी मॉडल को ब्रीफ देता हूँ। गटोनिया के अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो इंडस्ट्री लीडर बन चुका है। एक्सीलेंट रोड नेटवर्क है गटोनिया के अंदर, नाउ दैट इज अ फैक्टर कंडीशन with no speed limit that make it perfect to meet Gotonians appetite and demand for quality and speed. Now this is demand condition. देखिए excellent road network, अब ये एक एडवांस फैक्टर है जो खुद क्रिएट किया, ये एडवांस फैक्टर है, फैक्टर कंडीशन है। और गटोनिया की ग्रोइंग डिमांड फॉर क्वालिटी एंड स्पीड, ये डिमांड कंडीशन है। गटोनिया की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ये लार्जेस्ट इंडस्ट्री सेक्टर है, और ये एम्प्लॉयर है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है कंट्री में, दैट इंक्लूड फ्रॉम लार्ज कार मैन्युफैक्चरर्स टू एक्सटेंसिव सपोर्ट नेटवर्क ऑफ मेनी सब सिस्टम्स कंपोनेंट एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चर। नाउ दैट्स अ क्लस्टर, ये क्लस्टर की बात हो गई। ये रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसलिए कामयाब है कि सब सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक्सटेंसिव सपोर्ट नेटवर्क, एक्सटेंसिव सपोर्ट नेटवर्क मीन क्लस्टर बनाना। इंडस्ट्री इज वेल सपोर्टेड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की सपोर्ट भी हासिल है, ये भी सपोर्ट नेटवर्क है। एफिशिएंट फाइनेंशियल एंड आईटी सिस्टम, वेल रेप्यूटेड टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये आपके फैक्टर्स, एडवांस फैक्टर्स है। ठीक है, ये एडवांस फैक्टर्स है। एफिशिएंट फाइनेंशियल एंड आईटी सिस्टम, ये भी एडवांस फैक्टर है। heavy public and private expenditure in education and highly skilled workforce, सारे आपके फैक्टर। there is intense competition and constant pressure on manufacturer to innovate, ये firm strategy structure है, ये rivalry का पॉइंट है। जितनी rivalry strong होगी उतनी क्वालिटी बेहतर होगी, उतनी आप कस्टमर को बेहतर तौर पे सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये rivalry का पॉइंट है। फिर दो पैराग्राफ के अंदर पूरा डायमंड मॉडल क्लब हो रहा है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट से बेसिकली, इसका जो पार्ट बी था ये शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर था, जिसको हम शॉर्ट एनालिसिस, ये जो आखिरी पैराग्राफ है, इस क्वेश्चन को हम रिविजिट करेंगे, वी विल रिविजिट दिस क्वेश्चन जब हम शॉर्ट को डिस्कस करेंगे फिफ्थ चैप्टर में। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी हमें सिर्फ गटोनिया का कंपैरेटिव एडवांटेज मेजर करना था, नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज मेजर करना था। 6 नंबर का सवाल था, 6 मार्क्स क्वेश्चन, इट मींस 1.5 मार्क्स फॉर ईच हेडिंग। हर हेडिंग का 1.5 नंबर था इसके अंदर, राइट। तो इसका मतलब है कि 1 से 2 पॉइंट हर हेडिंग में आने थे, नॉट मोर देन दैट। तो आपने मार्क्स को देख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। लेट्स लुक एट इट्स सॉल्यूशन। इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो दिस इज हाउ इट इज फाइनलाइज्ड। फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर राइवलरी क्या है? इंटेंस कंपटीशन अमंग्स मैन्युफैक्चरर्स, पब्लिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज में एक्सटेंसिव नेटवर्क है, सिस्टम सब सिस्टम्स का, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सपोर्ट करती है। फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस के अंदर एक्सीलेंट रोड नेटवर्क है, एफिशिएंट आईटी सिस्टम है, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है, ये सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद डिमांड कंडीशंस के अंदर गटोनिया की एपिटाइट है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, क्वालिटी एंड स्पीड। तो बड़ा क्लियरली उसने बुलेट्स में हर क्वेश्चन के हर हेड के पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर दिया। तो बेसिकली डायमंड मॉडल के 4 कंपोनेंट, फैक्टर कंडीशन, सपोर्ट इंडस्ट्रीज, डिमांड कंडीशंस एंड फर्म स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड राइवलरी। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जिस मर्जी फैक्टर को पहले ले आए, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर जो है इंटरकनेक्टेड, तो इसके अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करता। हाँ, बाज क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस मैटर करता है, जैसे पेस्टल है, पेस्टल का सीक्वेंस मैटर करता है। पेस्टल के अंदर आपने इसी सीक्वेंस में जाना है, पेस्टल के अंदर आपने इसी सीक्वेंस में जाना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल। लेकिन बाज क्वेश्चन या बाज मॉडल के अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो इसमें आप कोई सा भी फैक्टर पहले बता दें, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? आसान सवाल था, गेट इंटरेस्टिंग दो, राइट एवरीबॉडी? ओके, गुड, ग्रेट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। समर 21 में, समर 2021 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, अगेन ऑन द सेम टॉपिक, समर 2021। या तो यहाँ पे हियर
क्वेश्चन नंबर 6, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, एवोकाडो डिलाइट एक यूरोपियन कंपनी है जो एवोकाडो पेस्ट मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। एवोकाडो एक फ्रूट है, बड़ा मशहूर फ्रूट है, बड़ा महंगा फ्रूट है। चंद ममालिक में दुनिया में इसकी काश्त होती है, पाकिस्तान में भी होती है। इन ऑर्डर टू बेटर सर्व द ग्रोइंग प्रोडक्ट डिमांड इन एशिया, एशिया में ग्रोइंग डिमांड को सर्व करने के लिए एवोकाडो डिलाइट इज कंटेम्पलेटिंग मीन सोचना, सोच विचार करना। दे आर थिंकिंग टू एस्टैब्लिश इट्स ऑपरेशन इन एशिया एंड इज कंसिडरिंग कंट्री ए एंड बी फॉर द पर्पस। दो ममालिक उनकी हिट लिस्ट में है, कंट्री ए और कंट्री बी, और वो दोनों को सोच रहे हैं कि कहाँ जाके अपने ऑपरेशन को एस्टैब्लिश करें। अब दोनों कंट्रीज के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आपको डिस्कस करना है नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज दोनों कंट्रीज के अंदर डिपेंडिंग अपॉन ऑल द 4 फैक्टर्स, और आपने कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड करना है एडी को। एडी को आपने कोर्स ऑफ एक्शन बताना है। कंट्री ए is a large agricultural country that is naturally suited to grow avocados. maybe factor condition बड़े promising है, basic factors, suitable climate and availability of agricultural land. So basic factors are very much supportive, which is not only the most popular local delicacy used in various food items, but also is the most exported fruit item. Demand conditions बड़ी promising है, most popular food item, local delicacy. Sorry, एवोकाडो कंट्री ए में बहुत मशहूर लोकल डेलिकेसी है, अच्छा फ्रूट है, बहुत सारे फूड में इस्तेमाल होता है और बहुत एक्सपोर्ट भी होता है, तो डिमांड कंडीशंस भी प्रॉमिसिंग है। इट हैज मेनी स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज दैट आर हाईली कंपेटिटिव एंड सपोर्ट द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। क्लस्टर भी मौजूद है कंट्री ए के अंदर, क्लस्टर भी मौजूद है, कंट्री ए के अंदर क्लस्टर भी मौजूद है, और राइवलरी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, राइवलरी भी स्ट्रॉन्ग है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी प्रोसेसिंग भी होती है, तो क्लस्टर भी है और राइवलरी भी। हाँ, एक नुकसान है कंट्री ए में, कंट्री ए में अनस्टेबल गवर्नमेंट है और volatile political environment. Now, this is a challenge. Now, this is a factor that might be a problematic factor. It is incessantly involved in countering long-standing disputes with its neighbors that include country B. और कंट्री ए जो है वो incessantly means बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान इंडिया वाला मुकाबला हो रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कंट्री बी के साथ। तो कंट्री ए के अंदर ओवरऑल फैक्टर कंडीशंस भी अच्छी हैं, डिमांड कंडीशंस भी अच्छी हैं, क्लस्टर भी मौजूद है, सपोर्ट इंडस्ट्री भी मौजूद है, राइट, फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी भी अच्छी है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट प्रॉमिसिंग नहीं है, गवर्नमेंट वोलेटाइल है और अनस्टेबल है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कंट्री बी क्या है? कंट्री बी एक स्मॉल डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है विच इज वेल नोन फॉर इट्स फ्री पोर्ट। अच्छा, कंट्री बी के अंदर पोर्ट फ्री है, साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, very high residential and commercial property rates and taxes, are stable and credible government, strong financial industry and an efficient business environment. कंट्री ए के अंदर भी फैक्टर कंडीशन बड़ी प्रॉमिसिंग है, कंट्री ए के अंदर भी ये सारी फैक्टर कंडीशन ही है ना, फ्री पोर्ट्स हैं, क्रेडिबल गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, ये सपोर्ट इंडस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, सपोर्ट इंडस्ट्री है, एफिशिएंट बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये भी फैक्टर कंडीशन। इट इज मोस्ट वेल रिप्यूटेड एंड इंटरकनेक्टेड कंट्री इन द रीजन, रीजन की सबसे वेल रिप्यूटेड कंट्री है। इट हैज वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तालीमी इदारे बहुत सुपीरियर हैं, विद नो कॉस्ट फॉर हायर एजुकेशन। The graduates of these institutes are not only in great demand within the country but also are well sought after abroad. इन इंस्टीट्यूट के जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी डिमांड लोकल भी है और बाहर के ममालिक में भी इन ग्रेजुएट्स की बहुत डिमांड मौजूद है। तो कंट्री बी ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम। कंट्री ए इज मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री, और कंट्री बी इज मोर सुटेबल फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज, एक्सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल। आपने दोनों कंट्रीज का अलग अलग नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज डिस्कस करना है और आपने एडी को एक कोर्स ऑफ एक्शन बताना है। Now, ideally, AD should target production in country A, provided that AD is able to, Avocado Delight, the company is able to arrive on a specific agreement with the government. क्योंकि गवर्नमेंट वोलेटाइल है, गवर्नमेंट अनस्टेबल है, तो ये चैलेंज है कंपनी के लिए। अगर गवर्नमेंट के साथ कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो जाता है, कोई फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाती है, तो फिर इट इज आइडियली प्रोडक्शन इन कंट्री ए। कंट्री बी इज मोर सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, यानी ए में प्रोड्यूस करके बी में एक्सपोर्ट करे फॉर एग्जांपल, क्योंकि वहाँ पे फ्री पोर्ट्स हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्रेडिबल गवर्नमेंट है, वहाँ पे टैक्सेस और प्रॉपर्टी रेट्स जो हैं वो बड़े अफोर्डेबल हैं। ठीक है, वहाँ पे वर्क फोर्स अबंडेंटली अवेलेबल है, तालीमी इदारे बड़े सुपीरियर हैं, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट मार्केट। तो एडी को आप फिर क्या रिकमेंड कर सकते हैं? एडी को आप रिकमेंड कर सकते हैं कि कंट्री ए में प्रोड्यूस करें, कंट्री बी के अंदर उसको आप एक्सपोर्ट करें, कंट्री यानी बिजनेस ऑपरेशन कंट्री बी में चलाएं और प्रोडक्शन कंट्री ए में चलाएं, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी कि इसका एग्जामिनर ने किस तरह से आंसर कोड किया। हाँ, कंट्री बी द डिमांड एक्चुअली देखें, कंट्री बी कैन बी यूज एज अ हब टू एक्सपोर्ट द गुड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। कंट्री बी को आप एक हब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। कंट्री बी में डिमांड तो नहीं है,
एजुकेशन इंस्टीट्यूट कंट्री बी के अंदर ये आपने सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं है, ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एडवांस फैक्टर, ये एडवांस फैक्टर है, दिस इज एडवांस फैक्टर। ये देखते हैं इसको, लेट मी शो यू। ये देखो उसने बड़ा क्लियरली यहाँ पे कंपैरिजन किया है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेलेबल फैक्टर कंडीशन, क्लाइमेट, एग्रीकल्चरल लैंड, वेल सूटेड फॉर फ्री पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज में, एग्री प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है, हाँ तालीमी इदारे है, क्लस्टर का पार्ट है, सपोर्ट इंडस्ट्री में, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ये भी सपोर्ट इंडस्ट्री है। डिमांड कंडीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है कंट्री ए के अंदर, यहाँ पे डिमांड कंडीशन प्रोडक्ट की है, यहाँ पे डिमांड कंडीशन आपकी वर्क फोर्स की है। सर ये तो जबरदस्ती पॉइंट यहाँ को छेड़ा हुआ है, आई वोंट सजेस्ट ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि डिमांड कंडीशन हमेशा प्रोडक्ट की डिस्कस की जाती है, डिमांड कंडीशन हमेशा प्रोडक्ट की डिस्कस की जाती है, तो ये प्रोडक्ट तो नहीं है। खैर ये वाला पॉइंट यहाँ पे वैसे पर्सनली आई बिलीव इट शुड नॉट बी हियर। यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज हैं जो आपस में हाईली कंपैटिटिव है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिजनेस एनवायरनमेंट है, इधर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट मौजूद है। अच्छा अब करना क्या चाहिए, एडी पर्पस इज टू फैसिलिटेट इट्स प्रोडक्ट डिमांड इन द रीजन, ओपनिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, in country A might be problematic due to troublesome political environment. AD can only consider establishing its operation in country A if they can arrive on a particular agreement with the government. Country A would be the best possible option to produce the product अगर गवर्नमेंट के साथ आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर गवर्नमेंट के साथ आप अपना कोई एग्रीमेंट डेवलप कर लेते हैं। कंट्री बी के अंदर बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस ऑपरेशनल सर्विसेज के लिए नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज, दिस इज बेसिकली अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी जहां से आप पूरी दुनिया में ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इट कैन कैपिटलाइज ऑन द ट्रेडिंग बिजनेस ड्यू टू फ्री पोर्ट। तो कंट्री बी को आप टारगेट कर सकते हैं दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए अपना प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्योंकि एक तो कंट्री बी उसने क्लियरली मेंशन किया है कि कंट्री बी इज वेरी मच वेल कनेक्टेड इन द रीजन, कंट्री बी जो है वो बहुत वेल कनेक्टेड है, यहाँ से आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज कैरी कर सकते हैं, यानी प्रोडक्शन कंट्री ए में करें और ट्रेडिंग कंट्री बी से करें, पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट है वो कंट्री बी से डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट। और इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी उसने पुट किए हैं, खैर ये एडिशनल है। For manufacturing Asia, AD should look for another country that is conducive to avocado-based manufacturing and can work well with country B, क्योंकि country और country B आपस में contradictory है। Or it can continue to manufacture in Europe and use its rep office in country B, or if possible, it can look for other countries that are more suitable, ठीक, लेकिन ideally country A में produce करे और country B से export करे, ये best possible scenario है इस केस के अंदर। country A में produce करे क्योंकि country A जो है वो प्रोडक्शन के लिए most suitable है, सिर्फ एक वहाँ पे इशू है, एक हिच है, वो ये कि गवर्नमेंट इज नॉट फ्रेंडली, अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। और कंट्री बी जो है यहाँ से ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज चलाए, क्योंकि कंट्री बी जो है वहाँ पे फ्री पोर्ट्स हैं, बिजनेस एक्टिविटीज बड़ी वहाँ पे डेवलप है, राइट। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 10 नंबर का सवाल मीन्स कि ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपसे थोड़ी सी डेलिब्रेशन चाहेगा, थोड़ी सी डिटेलिंग चाहेगा। अभी तक डायमंड मॉडल पेपर में 2 दफा आ चुका है और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये नहीं, चूंकि नेबरिंग कंट्रीज है ना, और चूंकि कंट्री बी की पोर्ट सर्विस फ्री है, तो कंट्री ए से प्रोड्यूस करके कंट्री बी तक लेके जाना माइट नॉट बी टू मच कॉस्टली। नहीं, क्वेश्चन को रटा क्यों लगाना है बेटा तनवीर, व्हाई वुड यू मेमोराइज द क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करें। ये जिस तरह आपको एक बिल्कुल स्टोरी की तरह दोनों केसेस एक्सप्लेन किए हैं, इसी तरह पेपर में भी इसी तरह का केस आएगा और स्टोरी की तरह केस को पढ़ के आपने उससे अपना इंप्रेशन देना। अंडरस्टूड है कि देखिए मेमोरी का रोल सिर्फ यहाँ तक है कि आपको कम से कम डायमंड मॉडल के दोनों फैक्टर्स के नाम आते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, फैक्टर कंडीशंस क्या होती हैं, डिमांड कंडीशंस क्या होती हैं, रिलेटेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी में क्या होता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आई विल नेवर सजेस्ट कि आप इसे क्रैम करें, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू प्रैक्टिस समथिंग। आप जब तक चीजों को प्रैक्टिस नहीं ना करते, कंपैटिटिव एडवांटेज रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, तभी तो कंट्री लेवल पे होम इंडस्ट्री के दर्जे मिलते हैं, तभी तो कंट्री लेवल के ऊपर होम इंडस्ट्रीज को दर्जे मिलते हैं। डेफिनेटली फैक्टर्स ढूंढना प्रैक्टिस से आए। वेल यू कैन कम अप विद दिस कंसर्न, बिल्कुल आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं कि अगर कंट्री ए में प्रोड्यूस करता है और कंट्री बी से डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उनके आपस के क्लैशेस की वजह से इट माइट बी अ चैलेंज। यस यू कैन हाईलाइट इट, ऑफ कोर्स यू कैन हाईलाइट इट। जी, कि कौन सा फैक्टर कहाँ पुट करना है, ये कंसेप्चुअल डिटेलिंग चाहिए ना, ये जो आपको कंटेंट दिखाया है, ये जो चैप्टर का जो कंटेंट है, ये यहाँ से पता लगेगा कि कौन सा फैक्टर किस हेड में जाएगा। तो टॉपिक को पहले अच्छी तरह प्रिपेयर करने का मकसद ये है कि आपको क्लियरली पता हो कि कौन सा फैक्टर किस पर्टिकुलर हेड में फॉल कर रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर आप गिवन क्वेश्चन के फैक्टर्स को रिलेट कर सकें। जी जी बिल्कुल, ये बुक में है क्वेश्चन, ये गटोनिया वाला सवाल तो किताब में है, ये बल्कि किताब के चैप्टर से ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है आपके लिए, ये क्वेश्चन बुक में है। समर 21 का क्वेश्चन शायद नहीं होगा किताब में, वो मैं आपको भेज देता हूँ। समर 21 का, क्योंकि ये जो किताब जो कंपाइल की गई थी ये विंटर 2020 तक के लिए की गई थी, तो समर 21 का जो क्वेश्चन है दैट माइट नॉट बी इन द बुक, वो मैं आपको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, बट ये गटोनिया वाला सवाल फेयरली किताब के अंदर मौजूद है और किताब में इसका कंटेंट गिवन है, राइट।
इंटरप्शन, एक मिनट दीजिए, लेट मी जस्ट एडजस्ट माय, ओके। सो एंड दिस कंक्लूड्स आवर सेकंड चैप्टर। अच्छा, सेकंड चैप्टर में आखिरी टॉपिक है इसका, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का किरदार क्या होता है। तो गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी एक इंडस्ट्री को किसी कंट्री में होम इंडस्ट्री के लेवल पे ले जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम्स को डेवलप करती है ताकि आपके सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट परफॉर्मेंस लेवल रेज करती है कंपनीज के ताकि कंपटीशन फेयर हो, स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एनहांस हो ताकि क्वालिटी बेहतर हो। गवर्नमेंट कैन क्रिएट अर्ली डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। गवर्नमेंट अर्ली डिमांड क्रिएट करती है बाय बिकमिंग द कस्टमर, गवर्नमेंट खुद कस्टमर बन जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री में गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ की लोकल एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो कामयाब हो, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद से ऑर्डर प्लेस करेगी पहले जहाजों पे। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट राइवलरी को स्टिमुलेट करती है, एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन को एनफोर्स करती है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती है किसी इंडस्ट्री को किसी कंट्री में कामयाब करने के लिए। गवर्नमेंट डज अ लॉट, गवर्नमेंट डज अ लॉट, राइट। हाँ एग्जैक्टली, गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज्यादातर फैक्टर कंडीशंस और राइवलरी को सपोर्ट करना इस यहाँ पे ज्यादा होता है। क्लस्टरिंग के अंदर गवर्नमेंट का ऐसा कोई खास रोल नहीं होता, डिमांड के अंदर भी गवर्नमेंट का रोल होता है। बेसिकली आप देखें तो मोर और लेस मुख्तलिफ फैक्टर्स में, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट डिमांड कंडीशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी को इन्फ्लुएंस कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है। एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन का मतलब है कि राइवलरीज आपस में लड़े झगड़े ना, बल्कि फेयर कंपटीशन हो और एक फ्रेंडली कंपटीशन हो। इसे कहते हैं एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन। बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन, ऐसे ऐसे लॉज इंपोज करे कि फेयर कंपटीशन इनकरेज हो, मोनोपोलीज ना क्रिएट हो, कार्टल्स ना बने। राइवलरी इफेक्टिव होगी जब मोनोपोलीज डिस्करेज होंगी, राइवलरीज इफेक्टिव होंगी जब मोनोपोलीज जो है वो बेहतर काम करेंगे, राइवलरीज जो है वो बेहतर काम करेंगी जब मोनोपोलीज जो है वो आप उनको डिस्करेज करेंगे, राइट। राइट, यहाँ तक क्लियर। माइकल पोर्टर डायमंड पे भी कुछ तनकीद की जाती है, इस पे किस किस्म की तनकीद की जाती है। एक कहते हैं माइकल पोर्टर डायमंड इज मोर सुटेबल टू कंपनी दैट ऑपरेट इन एडवांस इकोनॉमी। कहते हैं डायमंड मॉडल ज्यादा सूटेबल है उन कंपनीज के लिए जो एडवांस इकोनॉमीज में ऑपरेट करती हैं। नहीं नहीं नहीं, क्लस्टर कार्टल नहीं है, नहीं नहीं, क्लस्टर इज नॉट कार्टल, नो नो। कार्टल का मतलब ये होता है कि कंपनीज आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट कर लेती हैं कंपटीशन को डिस्करेज करने के लिए और कस्टमर को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसे कार्टल कहते हैं। क्लस्टर कार्टल नहीं, क्लस्टर का मतलब है कि सपोर्ट इंडस्ट्रीज कितना इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है एक दूसरे के साथ। क्लस्टर इज नॉट कार्टल, क्लस्टर इज समथिंग एल्स, ओके। तो एक तनकीद ये की जाती है, एक तनकीद ये की जाती है कि आप जी फहद, यू हैव अ क्वेश्चन और आपका सवाल कुछ। फहद आपका हाथ खड़ा है, कोई क्वेश्चन करना है आपने, प्लीज गो अहेड। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, बाकियों को आ रही है, मुझे नहीं आ रही, आई एम नॉट श्योर मुझे क्यों नहीं आ रही। मैं चेक करता हूँ अपना ऑडियो आउटपुट। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही फहद, कांट हियर यू। चलें, आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे वॉइस नोट पे पूछ लीजिएगा इफ यू फील लाइक। तो माइकल पोर्टर डायमंड मॉडल पे तनकीद की जाती है। एक तो ये कहते हैं कि ये मॉडल सिर्फ एडवांस इकोनॉमी को सूट करता है, दूसरा ये कहते हैं डायमंड मॉडल जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी के रोल को नहीं करता कंसीडर, क्योंकि एमएनसी डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। अच्छा, बाग इंडस्ट्रीज में जब एमएनसी ऑपरेट करती हैं तो वहाँ पे होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर लेती हैं। तो एमएनसीज जो है वो डिफरेंटली ऑपरेट करती हैं, एमएनसीज को ऑपरेट करने का मैकेनिज्म और मॉडल जो है वो फर्क होता है। एमएनसीज हैव अ डिफरेंट वे एंड डिफरेंट मॉडल टू ऑपरेट। तो फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑपरेट इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, उन वो डायमंड मॉडल के लिए सूटेबल नहीं है। तो दो क्रिटिसिज्म है, नंबर वन, डायमंड मॉडल इज ओनली सूटेबल टू द डेवलप्ड इकोनॉमीज, एंड नंबर टू, डायमंड मॉडल इज नॉट सूटेबल फॉर एमएनसी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन योर एग्जामिनेशन से मैंने ना हर टॉपिक के साथ एग्जाम फोकस दिया है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है। एग्जाम फोकस मीन्स कि ये सवाल पेपर में किस तरह से आएगा। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से माइकल पोर्टर डायमंड मॉडल को आपको किसी ग्लोबल सक्सेस ऑफ कंपनीज के ऊपर इंप्लीमेंट करने को कहा जाएगा, लाइक वी जस्ट डिड इन टू केसेस, एक गटोनिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एक एवोकेडो डिलाइट कंट्री एंड कंट्री भी। तो हमने दो क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में डायमंड मॉडल की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को रिव्यू किया है। एंड दिस कंक्लूड्स सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में प्राइमरीली, सेकंड चैप्टर के अंदर प्राइमरीली हम लोगों ने डिस्कस किया दो मॉडल्स को, पेस्कल को और डायमंड को, वेरी फेयरली। पेस्कल के मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर की थी, किए थे।
इफ आई जस्ट ओपन योर स्टडी सपोर्ट मटेरियल, तो लास्ट वीक मैंने इसमें से कुछ स्पेशल के क्वेश्चंस आपको हाईलाइट कराए थे, इफ यू रिमेंबर। मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करके भेजे हैं क्वेश्चन, और बाकी मैं इंतजार ही करता रह गया कि किसी और के भी आए। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे, हम अनफॉर्चुनेटली अपनी लर्निंग को इस लेवल पर डेवलप नहीं कर पाएंगे कि हम पेपर को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकें। तो मैंने इसमें से कल आपको लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। हमने ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया गटोनिया का, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। ये समर 2019 का क्वेश्चन है। तो आपकी जो स्टडी से सपोर्ट मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फिर ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। पोर्टर डायमंड का क्लस्टर क्या होता है, 5 डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज के। फिर कंट्री ए एक्स और कंट्री वाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.8 पार्ट सी, 2.8 पार्ट सी, ये इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क सॉल्यूशंस का सवाल आपसे कहा था करने को पेस्कल के लिए लास्ट वीक, राइट। तो लास्ट वीक मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रिकमेंड किए थे, उसमें 2.8 डायमंड ऐड कर लें। 2.2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वी जस्ट डिस्कस 2.2 डायमंड मॉडल ऐड कर लें इसमें। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस को हाथ से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यू माइट नॉट बी इन अ बेटर पोजीशन टू स्कोर गुड मार्क दिस, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ। जी टेस्ट अभी आपको इंशाल्लाह रिसीव हो जाएगा एलएमएस के ऊपर, होपफुली आज रात किसी टाइम या कल सुबह। फर्स्ट चैप्टर का अटेम्प्ट इट एंड देन सबमिट इट, ओके। तो पहले चैप्टर का टेस्ट आपको कल सुबह तक एलएमएस के थ्रू रिसीव हो जाएगा, और एक टाइम लिमिट दी जाएगी। वो टाइम लिमिट जो है उसके मुताबिक आपने उसको अटेम्प्ट करके सबमिट करना होगा, ओके। नेक्स्ट वीक में हम सेकंड चैप्टर का टेस्ट करेंगे, पेस्टल और डायमंड का, राइट। आज हम थर्ड चैप्टर को, अब हमने अगेन बर्ड्स आई व्यू जहन में रखें। हम ब्रॉडली स्पीकिंग हम इस वक्त कहाँ पे हैं, वेयर आर वी नाउ, हम इस वक्त हैं एलएमएस के ऊपर। हाथ से अटेम्प्ट करेंगे, तस्वीर खींच के उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके एलएमएस पे अपलोड करेंगे, सिंपल एज दैट। एलएमएस पे आप अपलोड करेंगे अपना स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स। ब्रॉडली स्पीकिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, पोजीशन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन, राइट। पोजीशन के 3 पिलर, पहला फर्म गोल, मिशन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया पूरा टॉपिक, स्टेक होल्डर एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है, मैक्रो एंड कंपैरेटिव। और तीसरा इंटरनल एनालिसिस। तो पोजीशन के अंदर 3 चीजें, पोजीशन एनालिसिस के अंदर 3 चीजें, ये डिस्कस कर लिया और ये डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन को, अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर। तो थर्ड चैप्टर हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस है। इसका आज हम सिर्फ माइंड मैप ओपन करेंगे, इसे इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग कल लेके जाएंगे, क्योंकि नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, फ्रेश माइंड के साथ इस पर टाइम लगाएंगे। तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू, इसका हैंड आउट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन द मीन टाइम। I'll be sharing the handout with you as well in the meantime. So this chapter primarily focuses on competitive environment of the business. हाँ, मार्क वर्जन सेकंड चैप्टर कंप्लीट भी अभी मैं भेज देता हूँ, राइट अवे क्लास के फौरन बाद भेज देता हूँ। इस चैप्टर का माइंड मैप देखें। इस चैप्टर को ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं, इस चैप्टर को हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। इसका भी मैं मार्क वर्जन शेयर कर दूंगा जितना डिस्कस होता है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कंपटीशन को। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन, मार्केट्स क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, 5 फोर्सेस मॉडल, बीएमबीएस में आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। किसी भी इंडस्ट्री का जो कंपटीशन होता है वो 5 फोर्सेस की बेस पे डिफाइन होता है। तो कंपटीशन जो होता है ये 5 फोर्सेस की बेस पे डिटरमिन होता है, और एक इंडस्ट्री की जो अट्रैक्टिवनेस है वो डिग्री ऑफ कंपटीशन पे डिपेंड करती है। इस चैप्टर में 4 मॉडल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मॉडल 5 फोर्सेस, दूसरा मॉडल लाइफ साइकिल, तीसरा मॉडल स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस, और चौथा मॉडल बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, बीसीजी। सॉरी, इस चैप्टर के अंदर आपके पास 4 मॉडल हैं। पहला मॉडल 5 फोर्सेस, दूसरा लाइफ साइकिल, तीसरा और ये चौथा, 4 मॉडल। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4 में से एक मॉडल आपके अटेम्प्ट में मैंडेटरी है, क्योंकि इट इज बीन लॉन्ग, काफी अच्छा हो गया एग्जामिनर ने इन चारों मॉडल में से कोई मॉडल नहीं पूछा, इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग। इफ आई शो यू कि मैं अभी इसमें अनफॉर्चुनेटली विंटर वाला पेपर, इस विंटर 2021 का पेपर ऐड नहीं कर सका मैं, इंशाल्लाह ये आज कल में ऐड करके भेज देता हूँ। तो ये थर्ड चैप्टर का पास्ट पेपर एनालिसिस है, और थर्ड चैप्टर में से बीसीजी मॉडल टेस्ट हुआ था समर 21 में। 5 फोर्सेस मॉडल टेस्ट हुआ, ऐसा हो गया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल टेस्ट हुए, सालों गुजर गए हैं, राइट। तो 5 फोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं ये मैं हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट करके ना, इसमें मैं विंटर 21 का पेपर है इसमें ऐड नहीं है, ये समर 21 तक बना हुआ है पास्ट पेपर एनालिसिस।
इसमें मैं विंटर 21 का पेपर ऐड करके इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। जिसमें आज ही भेज दूंगा, उसमें सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है और उसमें विंटर 21 के क्वेश्चन टॉपिक वाइज डालने। आई विल ट्राई कि मैं रात किसी टाइम ऐड करके ये भेज दूंगा, राइट। सो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा 4 फ्रेमवर्क्स के ऊपर, 5 फोर्सेस मॉडल के ऊपर, लाइफ साइकिल मॉडल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के ऊपर और बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर। और ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह मैक्सिमम 1.5 लेक्चर में, लाइक कल की डेट में हम 5 फोर्सेस कवर कर लेंगे, लाइफ साइकिल कवर कर लेंगे और हम कल की डेट में स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस डिस्कस करना शुरू कर चुके होंगे और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह बीसीजी कवर करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। जी जी, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली ही होंगे। यस, ये पास्ट पेपर एनालिसिस का डॉक्यूमेंट है, इसको मैं नई स्कीम के चैप्टर के मुताबिक अपडेट करूंगा, नई स्कीम के टॉपिक के मुताबिक अपडेट करूंगा। आई विल डू दैट। और नई स्कीम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे अभी आपने देखा चैप्टर्स का जो फ्लो है वो मोरलेस सेम है, और जिन जिन चैप्टर्स में चेंज होगा मैं उस वक्त उसके अकॉर्डिंग उसे अपडेट करूंगा। डोंट वरी। ओके, क्लियर यहाँ तक? ऑल गुड अप टिल हियर? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? किसी का कोई सवाल, किसी का कोई कंसर्न, किसी का कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आज के डिस्कशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। आज का लर्निंग आउटकम सिर्फ डायमंड मॉडल है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक्स ना, पेस्टल एंड डायमंड। लास्ट वीक पेस्टल किया था, डायमंड किया। तो आज के एलओज में मेनली डायमंड और थर्ड चैप्टर का माइंड मैप है, लेकिन थर्ड चैप्टर को हम इंशाल्लाह कल फॉर्मली डिस्कस करना शुरू करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड होपफुली यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। ओके जी। चल, कल 8:30 इंशाल्लाह। अच्छा, जिन लोगों के लॉगिन का मसला होता है वो पहले ही क्लास शुरू होने से पहले जरा अपने लॉगिन चेक कर लिया करें, ताकि ड्यूरिंग क्लास फिर वो टेंशन में ना आए। सो बिफोर यू स्टार्ट द क्लास, लाइक 8, 8:30 क्लास का टाइम है, तो 8 बजे आप अपने लॉगिन वगैरह देख लिया करें, तो लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा, जिससे भी कोऑर्डिनेट करना है आपने, क्योंकि क्लास का टाइम ऐसा है कि उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो अनफॉर्चुनेटली इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होती रात के 8:30 बजे। तो फिर मैं देखा था ग्रुप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस की एक थ्रेड आ जाता है, तो कोशिश किया करेंगे 8 बजे के करीब अपने लॉगिन वगैरह चेक कर लिया करें, ताकि अगर कोई इशू हो तो देर एंड देन आप उसको रिजॉल्व करने के काबिल हों। ठीक है जी। सी यू टुमारो एट 8:30 इंशाल्लाह ताला। हैव अ नाइस इवनिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।